Jai Sri Swaminarayan. SSGM School CBSC runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankova heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 10, today we are going to learn a new chapter in our history subject, that is chapter number 3, Nationalism in India. So दोस्तों हमने इससे पहले नेशनलिज्म के बारे में, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का ख्याल, राष्ट्रवाद के बारे में थिंकिंग, उसके बारे में जो ये आइडियोलॉजी थी वो कब से आई, उसके बारे में हमने अपने आगे के क्लास 8th क्लास में भी पढ़ा है। तो इस क्लास में और इस चैप्टर में हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं कि ये नेशनलिज्म के अंदर जो बहुत सारी मूवमेंट्स हुई, जो कि सत्याग्रह भी कहलाते हैं, और जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम जानने वाले हैं। वो कब शुरू हुए थे, उसमें क्या क्या हुआ था, कितने लोगों ने उसमें साथ दिया था, उसके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन द न्यू चैप्टर ऑफ दिस हिस्ट्री सब्जेक्ट, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज स्टूडेंट ओपन योर टेक्स्ट बुक, that is history's textbook, and page number 53, that is chapter number 3. Okay, so let us begin the reading and explanation of this chapter. So as you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. तो आपने आगे भी देखा कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप और दूसरे जहाँ पर भी हुआ, दूसरी जो भी कॉलोनीज और कंट्रीज में जो ये मॉडर्न नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी थी वो आई, वो कैसी थी, वो एसोसिएट थी, किसके साथ एसोसिएट थी, तो नेशन स्टेट के ख्याल के साथ। जो नेशन स्टेट यानी कि एक राष्ट्रवाद, एक संघ राज की, एक राज्य यानी कि एक नेशन वन स्टेट, ऐसा जो ख्याल था उसके साथ ये फॉर्मेशन किया गया था, उसके साथ ये आई थी। तो इट ऑल्सो मीन्ड अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो ये जो नेशन स्टेट का जो मॉडर्न नेशनलिज्म में ख्याल आया था, तो उसने क्या किया, तो उसने लोगों की क्या, पीपल की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो वो क्या है, उसकी जो समझ थी उसको बदल दिया, और उनकी जो आइडेंटिटी थी, जो एक पहचान थी, उसको उसने बदल दिया, और लोगों की अलग पहचान के बजाय एक राष्ट्र की पहचान के बारे में नया ख्याल आने लगा, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस राष्ट्र भावना, उस नेशनलिज्म को क्रिएट किया। उसके बाद क्या हुआ, न्यू सिंबल्स एंड आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज forged new link and redefined the boundaries of community। तो जो हर कम्युनिटी के लोग थे, जो डिफरेंट कम्युनिटी और जो एक अलग अलग जो धर्म है उनके लोग थे, तो उनको क्या मिला, उसको चेंज होकर एक नेशन स्टेट के लिए नए सिंबल्स क्रिएट किए गए, नए आइकॉन्स बनाए गए, नए सॉन्ग्स लिखे गए, और न्यू आइडिया फॉर न्यू लिंक। और जो ये पूरा आइडिया था उसने क्या किया, सभी जो कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग थे उनको क्या किया, लिंक किया, और जो ये कम्युनिटी थी उनको ये समझ में आने लगा कि नहीं, जो ये देश की बात हो रही है, जब ये देश बन रहा है तो कम्युनिटी से आगे भी ये देश है मेरे लिए। सो नेशन फर्स्ट का जो ख्याल था, जो ये पूरी आइडियोलॉजी थी, उसने क्या किया, तो जो अलग अलग कम्युनिटी थी, जो अलग अलग धर्म के लोग थे, उनको एक किया और उनमें राष्ट्रवाद का ख्याल डेवलप्ड किया। क्योंकि पहले हमारा क्या था, तो पहले हम सब लिमिटेड थे कि हमारी ये जो भावना थी, ये जो फीलिंग्स थी नेशन के प्रति, वो कई दफ़ा सिर्फ हमारे जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, उनके लिए ही थी, या तो फिर हमारी कम्युनिटी जो है, हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहीं तक ही लिमिटेड थी। लेकिन ये जो नेशनलिज्म का ख्याल आया, उसने ये जो किंगडम और ये जो कम्युनिटी से भी आगे बढ़कर एक देश के लिए, एक नेशन बनाने के लिए ये ख्याल आने लगा। So in most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? तो ये जो नेशनलिज्म की जो ये पूरी
प्रोसेस थी, जो ये पूरी जो भी हर एक कंट्री में जो ये नेशनलिज्म का ख्याल डेवलप होने लगा और जो ये पूरी प्रोसेस थी ना, वो बहुत लंबी थी, वो कोई 5-7 साल में ख़त्म नहीं होने वाली थी। कई दफ़ा ये ऐसी भी चली हैं, कहीं ऐसी भी, ये जो प्रोसेस है वो इतनी लंबी चली है कि 50 साल, 100 साल, 200 साल तक 200 साल तक लग जाते थे इसमें से बाहर निकलकर और एक फ्रीडम लेने के लिए और एक फ्री नेशन के लिए। तो ये हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इंडिया, तो ये जो पूरी प्रोसेस थी वो भारत में कैसे इमर्ज हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे ये आगे बढ़ने लगी, कैसे डेवलप्ड हुई, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। सो बी फोकस्ड, आप अपनी किताब में ध्यान दीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूं उसको भी समझिएगा, ठीक है। सो इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो जो जैसे भारत में और जो दूसरी वियतनाम और ऐसी दूसरी जो कॉलोनी यानी कि कंट्रीज थी, तो उसी तरह से भारत में भी जो ये ग्रोथ था मॉडर्निज्म का, वो क्या था, इंटीमेटली कनेक्टेड किसके साथ था, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ। तो अब यहाँ पर एक शब्द आता है एंटी कॉलोनियल, ये कॉलोनियलिज्म क्या है, तो कॉलोनियलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, एक ख्याल है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या करती है, पॉलिटिकली रूल्स करती है, यानी कि दूसरी कंट्री को अपना क्या बनाती है, गुलाम बनाती है, उसके ऊपर राज करती है। तो इस ख्याल को क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म, संस्थानवाद कहते हैं इसको। तो ये जो ख्याल क्यों आया था, क्योंकि तब जबकि ये बात हो रही है तब हमारे ऊपर भी ब्रिटिश रूलर्स रूल करते थे। तो इसी रूलर्स में से इसी जो ऑपरेस्ड करते थे हमको, उसमें से बाहर निकलने के लिए ये नेशनलिज्म का ख्याल हमारे देश में भी आया था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये किसके साथ कनेक्टेड था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ। ये जो कॉलोनियलिज्म का जो एक ख्याल था उसको निकालने के लिए, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट ये पूरी प्रोसेस होने लगी थी। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। तो क्या हुआ, पीपल डिस्कवरिंग देयर यूनिटी, तो वो जो अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग थे वो क्या इस दौरान ये जो पूरी प्रोसेस थी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, तो उनमें वो सब कम्युनिटी के लोग एक साथ आने लगे। वो अपने जो निजी भेदभाव थे कम्युनिटी बीच या धर्म के बाद, उसको भूलकर सब एक होने लगे और इस प्रोसेस में एक दूसरे का हाथ बढ़ाने लगे थे। तो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर colonialism प्रोवाइड अ सैड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। तो मैंने जो पहले बताया कि ये जो प्रोसेस थी इसके अंदर जो ऑप्रेस्ड होने लगे थे हम कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, तो उसने क्या किया, तो उसने ये जो पूरी सेंस थी इसमें से बाहर निकलने की, तो उसने बहुत सारे जो कम्युनिटी थी उनको क्या किया, बॉन्ड यानी कि उनको एक कर दिया इसके खिलाफ लड़ने के लिए। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म differently, their experience were varied and their notions of freedom were not always the same। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी नेशनलिज्म की, पर जो ये कॉलोनियलिज्म की जो इफेक्ट थी वो हर एक कम्युनिटी को अलग अलग होती थी। किसी कम्युनिटी को इसकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती थी, किसी को कम होती थी। तो क्या हुआ, उसके बारे में जो उनके जो अनुभव थे जो ये कॉलोनियलिज्म के, संस्थानवाद के, वो सबके अलग अलग थे एक तो, और उनके जो नोशंस थे फ्रीडम होने के वो भी अलग अलग थे। तो द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to forge this group together within one movement, but the unity did not emerge without conflict। तो जो महात्मा गांधी थे हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने क्या किया, उनके अंडर जो भी लोग थे उनकी जो पूरा एक ग्रुप था फ्रीडम फाइटर्स का, उन्होंने क्या किया, तो ये सारी कम्युनिटी को एक साथ लाकर देश को स्वतंत्र फ्रीडम दिलवाने के लिए उन्होंने एक क्या किया, ग्रुप बनाया एक साथ सबको जोड़ने के लिए। लेकिन
ये सारे प्रोसेस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी है, बहुत सारे डिफिकल्टीज भी है, क्योंकि हर किसी को एक ख्याल में बांधा नहीं जा सकता। किसी को ये कॉलोनियलिज्म अच्छा लगता था क्योंकि उनको इसकी इफेक्ट, जो बुरी इफेक्ट थी वो इतनी हो नहीं रही थी, जबकि जो दूसरे लोग थे, जो गरीब थे, जो लोअर क्लासेस के थे, उनको ये इफेक्ट बहुत हो रही थी। इसके लिए सबके जो ख्याल थे वो अलग अलग थे। ओके, सो in an earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century, and in this chapter we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movements। तो हमने अभी तक, आपने अपनी 8वीं कक्षा में कब तक पढ़ा था ये नेशनलिज्म के बारे में इन इंडिया का? तो आपने पढ़ा था 1990 तक, यानी कि 1919 या 1920 तक ही पढ़ा था। तो उसके बाद का जो नेशनलिज्म है, 1919 या 1920 के बाद का जो नेशनलिज्म का ख्याल और जो पूरी प्रोसेस थी, उसको हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि स्टडी द नॉन कोऑपरेशन, यानी कि जो असहकार के जो आंदोलन हुए, जो सत्याग्रह हुए, जो मूवमेंट हुए असहकार के, एंड सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि जो सामाजिक जो असहकार था, जो समाज के अंदर भी एक असहकार की जो फीलिंग्स थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर जो मूवमेंट्स हुई थी वो भी पढ़ने वाले हैं। सो वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट द डेवलप द नेशन, to develop the national development movement, how different social groups participate in the movement, and how nationalism captured the imagination of people। तो हम इसके अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो कांग्रेस पूरी पार्टी थी हमारे देश में, आज भी है, बहुत बड़ी पार्टी है गांधी जी के टाइम से, तो उन्होंने ये जो डेवलपमेंट, नेशनल मूवमेंट के कैसे डेवलप किया, कैसे उसकी शुरुआत की, और उनमें कैसे लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया, और वो पूरी प्रोसेस ने लोगों की इमेजिनेशन को कैसे कैप्चर किया, यानी कि उनकी कल्पनाओं को कैसे कैप्चर किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट पेज पर, तो अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो कौन सा है? द फर्स्ट पॉइंट है वो इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So the first point of this topic is the First World War. The First World War and Khilafat and non-cooperation। तो आइए दोस्तों हम इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इस पॉइंट में ये पढ़ने वाले हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो क्या था, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट क्या थी, एंड ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, असहकार का जो आंदोलन था, जो सत्याग्रह हुए, वो क्या है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा और देख लेते हैं, तो इस वीडियो में। In the year after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. So how do we understand these developments? What implication did they have? तो after 1990 यानी कि 1919 के बाद we see the national movement spreading टू न्यू ईयर्स, यानी कि 1900 बाद के उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट की जो पूरी मूवमेंट थी वो कहीं दूसरे एरिया में भी स्प्रेड होने लगी, यानी कि पूरे भारत में और कहीं और जगह पे पर स्प्रेड होने लगी थी। एंड इसकी वजह से
नए नए ग्रुप, सोशल ग्रुप्स बनने लगे थे और एक साथ होने लगे थे। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, तो लोगों ने दूसरे नए नए मोड्स यानी कि नए नए रास्ते निकाले थे स्ट्रगल करने के, इस जो कॉलोनियलिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसमें से देश को बाहर निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए और उन्होंने नए नए स्ट्रगल इनको डेवलप्ड किए थे। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, तो हम इस डेवलपमेंट को कैसे समझ सकते हैं, एंड व्हाट इम्प्लीकेशन डिड है दे हैव, तो इसमें कौन से क्या इम्प्लीकेशन होंगे इसके, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस, तो यहाँ पर बात हो रही है, हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच वॉज इन बिटवीन 1913 टू 1918, यानी कि 1913 से 1918 तक का जो वर्ल्ड वॉर 1 का जो पीरियड था पूरा, उसके बारे उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसमें उसकी क्या इफेक्ट हुई हमारे देश के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने क्या किया था, अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की थी। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर होता है ना, बहुत खराब चीज़ होती है। इसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स यानी कि जो शस्त्र थे उनकी ज़रूरत होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी वॉर के लिए। तो इस वजह से एक नया सिचुएशन क्रिएट हुआ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होने लगा। It led to a huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes। तो क्या हुआ कि ये जो पूरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसने क्या किया, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि जो लड़ाई के लिए साधन सामग्री चाहिए, जो भी वेपन्स चाहिए, उसके खर्च में बहुत बढ़ावा हो गया। और इसकी वजह से जो फाइनेंस खर्चे होने लगे, यानी कि जो खर्च होना वो किससे खत्म होने लगे, वॉर लोन। उसको कैसे भरा गया, वॉर लोन्स लेकर। और इंक्रीजिंग टैक्सेस यानी कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए, आम लोगों के लिए जो टैक्सेस होते हैं वो बढ़ा दिए गए। एंड ऑल्सो इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज यानी कि कस्टम ड्यूटीज को राइज किया गया, जो कस्टम ड्यूटीज लगती थी लोगों को उसको भी बढ़ा दिया गया। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूसेस यानी कि नए इनकम टैक्स, जो इनकम होती थी उसके ऊपर भी लोगों को टैक्स डालने का शुरू किया गया था। तो थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। तो ये जो प्राइजेस थी वो क्या हो गई, बहुत बढ़ने लगी। और वो 1913 से 1918 के बीच में तो क्या हो गई, पूरी की पूरी डबल हो गई थी, जितनी थी उससे भी डबल हो गई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत जो कॉमन पीपल थे, जो लोग गरीब थे और गरीब से बहुत जिनकी हालत एकदम नॉर्मल थी, जो लोग रोजाना कमाकर रोजाना खाते थे, उन लोगों के लिए ये पोजीशन, ये जो प्राइजेस बढ़ी थी वो बहुत महंगी पड़ी, उनको बहुत सफ़र करना पड़ा, उनको बहुत पेन और स्ट्रगल होने लगा था। तो विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्डर एंड द फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। तो फिर क्या हुआ, उसके साथ ही प्राइस तो बढ़ी थी, उसके साथ जो विलेज थी उनमें से सोल्जर सप्लाई करने का मांग बढ़ने, यानी कि जो विलेज थी, जो गांव थे, उनमें से सैनिकों की भर्ती होने लगी। और वो क्या थी, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। इट मीन्स के उनको फोर्सफुली क्या किया गया, भर्ती करा गया, सेना में उनको भर्ती किया गया फोर्सफुली। यहाँ पर लिखा है कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, इट मीन्स अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। यानी कि जो ये कॉलोनियलिज्म के जो रूलर्स थे, जो पूरे ये ख्याल के जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, फोर्सफुली जो वहाँ के हमारे जो लोकल पीपल थे, जो विलेज के जो यंग जनरेशन के जो यंग पीपल थे, उनको फोर्सफुली आर्मी में भर्ती करवाया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे जो हमारा एरिया था उसमें वाइड स्प्रेड एंगर यानी कि एक गुस्सा उभरने लगा इसके बाद। और ये क्या हुआ, एंगर होना, एंड देन
in 1918 to 1919 and 1920 to 1921, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. और उसके बाद एक दूसरी घटना बनी, एक और पेनफुल बाबत बनी, वो क्या थी? तो 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बीच में क्या हुआ कि जो कम बारिश पड़ने की वजह से फसल कम हुई, बहुत कम हो गई, फसल हुई नहीं, काफ़ी जगह पर तो फसल बारिश ना होने की वजह से कुछ उगा ही नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे देश में फूड की शॉर्टेज होने लगी, पूरे देश में दुकाल की परिस्थिति हो गई थी। तो दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसके ऊपर और एक खराब बाबत हुई, घटना हुई। वो क्या थी कि पूरे देश में एक एपिडेमिक, इट मीन्स कि एक रोग यानी कि एक बीमारी फैली पूरे देश में, इन्फ्लुएंजा यानी कि इन्फ्लुएंजा नाम की पूरी एपिडेमिक फैली। किसके साथ? ये दुकाल के साथ। और इसकी वजह से क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic। यानी कि अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 1921 के सेंसस की दी गई माहिती के अनुसार, इंफॉर्मेशन के अनुसार, तकरीबन 12 to 13 यानी कि 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख जितने लोग की मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921। एंड ये किसकी वजह से हुई थी? या तो फेमिनेंस यानी कि दुकाल की वजह से, यानी कि जो बारिश कम हुई थी उसकी वजह से, और दूसरी हुई थी एपिडेमिक यानी कि जो ये बीमारी फैली थी पूरे देश में, इसकी वजह से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख जितनी मौतें हुई थी। सो पीपल होप that their hardships would end after the war was over, but that did not happen. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. So people, यानी कि लोगों को ऐसी होप थी, ऐसी आशा थी, ऐसा डिजायर था कि ये सब क्यों हो रहा है, वॉर है, इसके लिए ये सब प्राइजेस बढ़ रहे हैं, और जो सेना में भर्ती फोर्सफुली किया जा रहा है, वो वॉर खत्म होने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं थी, ये और भी चलने वाली थी। एट दिस स्टेज, और तभी एक नया लीडर्स यानी कि महात्मा गांधी की बात की जाने वाली है आगे, तो वो आए और उन्होंने नया मोड स्ट्रगल का सजेस्ट किया, उसके खिलाफ लड़ाई करने का, उसके खिलाफ अगेंस्ट नई प्रोसेस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का एक नए मोड सजेस्ट किया। सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप हियर within this introductory paragraphs of this lesson and the very first point of this chapter, that is the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. We will discuss more about this chapter and more new topics in our previous videos. So till that, thank you so much, and please do not forget to like, share and subscribe our channel. So till that, thank you so much. Jai Sri Swaminarayan.